अर्थ पर अचानक बहुत हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आ जाने से जमीन फट गई और एक सिंक होल ओपन हो गया, जिसमें 3 ऐसे लोगों की लाशें पड़ी थी जिनका डीएनए वही काम करने वाले 3 जिंदा लोगों के डीएनए के साथ 100% मैच कर रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या ये लोग टाइम ट्रेवल करके किसी अल्टीमेट मिशन को कंप्लीट करने के इरादे से वापस पास्ट में आकर मारे गए, या फिर इस सब के पीछे दुनिया को झंझोड़ कर रख देने वाली कोई और ही सच्चाई छुपी है? एक सुबह अचानक से नेचर रिजर्व में एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आता है और उस समय पर यॉल, जो कि उसी नेचर रिजर्व का डायरेक्टर था और उसी जगह पर रहा करता था, तुरंत ही भागते हुए अपने बेटे न्योम के कमरे में जाता है और उसको जैसे तैसे बचाकर बाहर निकाल लेता है। अब वैसे तो ये अर्थक्वेक बस थोड़ी देर के लिए आया था, मगर इसकी वजह से पास की एक जगह की पूरी मिट्टी हट गई होती है और वहाँ पर 3 इंसानी कंकाल गड़े हुए थे, जिनके बारे में पता चलते ही डिटेक्टिव चाबा और साथी गैब्रियल वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे। और वहीं यॉल अभी अपने बेटे को वापस से अपने घर पे लाकर उसे स्कूल ले जाने के लिए तैयार करने लगा था। उस समय पर न्योम अपनी माँ हीला की फोटो देखना चाहता था, क्योंकि असल में उसकी माँ उसके जन्म के दिन ही मर गई थी और यॉल ने बचपन से ही न्योम को कभी भी उसकी माँ की फोटो नहीं दिखाई थी। मगर न्योम के ज्यादा जिद करने पर यॉल उसको उसकी माँ की फोटो दिखाने के लिए मान जाता है, पर तभी अचानक से डिटेक्टिव चाबा उसको कॉल करके उसी साइट पर बुलाती है। अब वैसे इस अर्थक्वेक की वजह से शहर की जेल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जहां पर एबिगेल नाम की एक कैदी भी मौजूद थी, जो कि खुद भी इस अर्थक्वेक में थोड़ा सा घायल हुई थी। लेकिन अभी के लिए वो अपने बारे में ना सोचकर बाकी सारे घायल गार्ड्स को बाहर लेकर जाने लगती है। खैर अब तक कोल भी उस साइड पर पहुंच चुका था, जहां पर अभी के लिए तो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, पर तभी अचानक से डिटेक्टिव चावा उसे पहचान लेती है, क्योंकि आज से 9 साल पहले जब एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट में यॉल ने अपनी बीवी को खो दिया था, तो उनका केस चाबा के पास ही आया था। अब पास के एक शहर में निको नाम का एक मेंटलिस्ट पब्लिक सेशन रखता है, जिस दौरान वो लोगों का दिमाग पढ़ के दिखाने वाला था। और उस समय पर कैरन नाम की एक लड़की ऑडियंस में से उठकर अपना दिमाग पढ़वाने के लिए आती है, पर उसके दिमाग को पढ़ते वक्त निको को कुछ अजीब से विजन्स आ रहे थे, जिसमें कैरन को गोली मारने के बाद वो कैरन की लाश को एक कपड़े में लपेटकर कहीं पर लेकर जा रहा था, जो देखकर निको बहुत मुश्किल से सबके सामने अपने आप को संभाल पाता है और उस सेशन को वहीं पर बंद कर देता है। वहीं जेल में एबिगेल से मिलने के लिए उसका वकील आता है और असल में एबिगेल के ऊपर एक आदमी का मर्डर करने का इल्जाम था, जो कि एबिगेल के हिसाब से उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मगर एबिगेल की बातों पर तो किसी को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर उस आदमी की एबिगेल के ऊपर बुरी नजर थी तो उसके साथ की कुछ फोटो में एबिगेल उसी दिन इतना ज्यादा खुश क्यों थी। वहीं उन कंकालों के ऊपर लैब में हो रही रिसर्च में ये बात सामने आती है कि उनमें से 2 कंकाल आदमियों के थे और 1 कंकाल औरत का। उन तीनों के ही सर पर पीछे से शूट करके उन्हें मारा गया था और उनके स्कल के ऊपर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कि गोली उनके ब्रेन के पास जाकर फट गई हो। चांबा तो इस बात से काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि आज तक इस तरह की किसी भी गोली का निर्माण हुआ ही नहीं था। पर तभी अचानक से उसकी नजर उन तीनों कंकाल में से एक के पेट पर पड़ती है, जिसके अंदर एक वेडिंग रिंग थी। उस रिंग की अच्छे से चेकिंग करने पर पता चलता है कि उसके ऊपर यॉल और साथ ही उसकी बीवी हीला का नाम लिखा हुआ था और उनके साथ साथ कुछ नंबर भी थे। मगर यॉल का इन तीनों मौतों से क्या लेना देना है, यही सोच सोच कर चाबा का दिमाग पटा जा रहा था। इस सबसे अनजान यॉल अभी अपने बेटे न्योम को उसके स्कूल में लेने के लिए गया होता है, जहां पर न्योम की टीचर यॉल से न्योम को उसकी माँ की कब्र के पास लेकर जाने को बोलती है, क्योंकि न्योम सच में अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करा करता था। अब वैसे तो यॉल इस पर मान गया था, मगर उसके घर पर पहुंचते ही उसको चाबा का कॉल आ जाता है, जो कि उसको अपने पास मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लेती है। जहां पर जाते ही चाबा उससे उसकी रिंग के बारे में पूछने लग गई थी, मगर यॉल के हिसाब से तो अपनी बीवी की मौत के बाद उसने अपनी रिंग को उतार दिया था और उसके बाद से उसने अपनी रिंग को कभी भी नहीं देखा था। इतना बताकर तुरंत ही वो अपने घर की तरफ चला जाता है। पर उसके जाने के बाद जब गैब्रियल उसके रिकॉर्ड निकालता है तो उसको पता चलता है कि अपनी वाइफ हीला की मौत के बाद यॉल का मानसिक संतुलन काफी ज्यादा बिगड़ गया था और उसके बाद उसको काफी समय तक साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में रखना पड़ा था। वहीं अपने घर पर जाकर यॉल अपनी वेडिंग रिंग को ढूंढने में लग गया था, मगर काफी ढूंढने के बावजूद भी जब वो वेडिंग रिंग उसको कहीं पर भी नहीं मिलती, तो अभी के लिए वो न्योम को लेकर अपनी बीवी हीला की कब्र के पास चला जाता है। मगर वहां जाकर जब वो हीला की ग्रेव नंबर को देखता है तो उसके तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेव का नंबर असल में वही था जो कि उनके नाम के साथ स्केलेटन के पेट में मिलने वाली अंगूठी पर छपा था। ये देखकर वो अपनी बीवी की ग्रेव के पीछे कुछ चेक करने लगता है और वहां पर उसको एक छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर एक हार्ड ड्राइव मिलती है, जिसको लेकर वो अपने घर पर आ गया था। दूसरी तरफ सेशन के खत्म होने के बाद निको को कैरन अपने साथ कॉफी पिलाने के लिए ले गई थी, ताकि वो उसके अजीब बर्ताव के बारे में उससे जान सके। मगर निको अभी उसको अपने विजन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसको अपने घर पर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है।
दूसरी तरफ एबिगेल को अचानक से अंदाजा होता है कि अभी तक उन जमीन में गड़े हुए कंकालों को ढूंढ लिया गया होगा, इसीलिए वो इस बारे में किसी को कॉल करके बताती है। और इस बात का मतलब साफ था कि एबिगेल को उन कंकालों के बारे में अच्छे से पता है। खैर वहीं फोरेंसिक लैब में औरत के कंकाल के पैर में सभी लोगों को एक लोहे की प्लेट मिलती है जिसके ऊपर उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ था और उस सीरियल नंबर की मदद से पता लगाया जा सकता था कि असल में वो कंकाल किसका है। लेकिन उस नंबर के बारे में पता करते ही चाबा के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि असल में वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि एबिगेल का था, जो कि वैसे तो अभी जिंदा उसी जेल में मौजूद थी। पर ये कैसे हो सकता था कि किसी जिंदा इंसान का कंकाल जमीन के नीचे गड़ा हुआ मिले। खैर अब थोड़ी ही देर में उन आदमियों के कंकाल के बारे में भी डिटेल आ जाती है, जिसको देखने के बाद तो चाबा का दिमाग और हिल चुका था, क्योंकि उनमें से एक कंकाल उस निको नाम के साइकाइट्रिस्ट का था जो कि खुद भी अभी जिंदा था, और वो दूसरा कंकाल किसी और का नहीं बल्कि खुद यॉल का था। वहीं यॉल अभी उस पेन ड्राइव को जब अपने लैपटॉप में लगाता है जिसमें उसकी ही एक वीडियो थी, उसमें वो बार बार यही बोल रहा था कि असल में वो पागल नहीं है। अब यॉल को तो याद ही नहीं आता कि आखिरकार उसने ये वीडियो कब रिकॉर्ड करी थी, इसीलिए वो इस बारे में जाकर एक औरत से बात करता है जो कि उस वीडियो को देखने के बाद यॉल को याद दिलाती है कि यॉल पहले के टाइम पर एक थिएटर में काम करा करता था और शायद वो वीडियो उसी जगह की थी। अब वैसे तो यॉल उस जगह को पहचान जाता है, मगर वो पूरी तरह से श्योर था कि उसने कभी भी उस वीडियो को रिकॉर्ड ही नहीं करा। उसके बावजूद अभी वो औरत यॉल से उस थिएटर में जाने को बोलती है और यॉल भी इस पर मान जाता है। अब थिएटर की तरफ जाते समय यॉल उस समय के बारे में सोच रहा था जब पास्ट में हीला का अचानक से वाटर ब्रेकआउट हो गया था और उस समय पर वो जल्दीबाजी में हीला को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस दौरान यॉल बेहोश हो गया था। और फिर सीधा रात में पुलिस वालों को उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चला था, पर जब तक वो लोग वहां पर पहुंचे थे तब तक हीला की तो मौत हो गई थी और पुलिस वालों को कार के मलबे के बीच में न्योम मिला था, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि न्योम की हालत पूरी तरह से सही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने आकर हीला की डिलीवरी कराई हो। खैर अभी प्रेजेंट टाइम में सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद गैब्रियल एक टीम को तैयार करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उन स्केलेटन की सच्चाई के बारे में जान सकें। साथ ही अभी के लिए चाबा ने तुरंत ही निको को कॉल करके उसको भी एक बार पुलिस स्टेशन में आने को कहा था ताकि वो उसके डीएनए को लेकर वापस से स्केलेटन के डीएनए के साथ मैच कर सके। अब क्योंकि उस समय पर निको कैरन के साथ ही अपने घर पर मौजूद था, इसीलिए अभी वो कैरन को अपने उन विजन्स के बारे में बता देता है, जो जानकर कैरन को ये सब निको का वहम लगा था, इसीलिए वो उससे इन सब चीजों पर ध्यान न देने को बोलती है। वहीं एबिगेल अभी वापस से एडम नाम के एक आदमी को कॉल करके उससे उन्हीं स्केलेटन के बारे में बात करती है, पर एडम बस उसको इतना ही कहता है कि वो स्केलेटन के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना ले। दूसरी तरफ यॉल अभी उस थिएटर में जाकर एक पुरानी फिल्म को देख रहा था कि तभी वहां पर उसको एक आदमी उसके ऊपर नजर रखते हुए दिखाई देता है, जिसको देखकर यॉल ने उसका पीछा करना चालू कर दिया था। मगर जैसे ही वो उस आदमी को पकड़ता है वैसे ही वहां पर एक पुलिस ऑफिसर योल को चोर समझकर उससे उस आदमी को छुड़वाता है और बाद में वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद योल की आइडेंटिटी के बारे में जानने के बाद पुलिस ऑफिसर ने उसे तुरंत ही छोड़ दिया था, मगर तब तक वो आदमी तो वहां से भाग चुका होता है। दूसरी तरफ आज जब खेलते हुए जियोंग घर के बाहर जाता है तो वहां पर हीला उसको एक कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है, जो खुद भी उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक थी और न्योम तो उसको देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था। वहीं शहर के एक हॉस्पिटल में एलन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नायोमी के साथ अपनी बेटी एला के पास बैठा होता है, जो कि काफी समय से कोमा में थी। अब क्योंकि नायोमी से उसका दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए वो एलन से उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की बात करती है, लेकिन एलन तो इसके लिए साफ मना करते हुए अपने असिस्टेंट के पास जाकर उससे किसी ऐसे आदमी को ढूंढने को बोलता है जो कि उसकी बेटी को वापस से सही कर सके। असल में एलन की एक बहुत ही बड़ी टेक कंपनी थी और अपनी बेटी को वापस से सही करने के लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार था। अब इसके थोड़ी देर बाद जब एलन वापस से एला के पास आता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि एला ने अपनी फिंगर हिलाई हो, पर डॉक्टर जब वहां पर आकर उसकी कंडीशन को चेक करते हैं तो उनके हिसाब से तो उनकी किसी भी मशीन में एला के शरीर की कोई भी मूविंग एक्टिविटी ट्रैक ही नहीं हुई थी। और इसी बारे में बताने के बाद वो अभी एलन से माफी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस खास तरह की बुलेट के बारे में पता करने पर गैब्रियल को पता चला था कि वैसे तो प्रेजेंट टाइम में उस तरह की बुलेट को बनाए जाने की कोशिश करी जा रही है, मगर अभी तक बस उसका प्रोटोटाइप ही रेडी हुआ था। इस बात ने तो गैब्रियल का दिमाग पूरी तरह से हिला दिया था, पर अभी के लिए वो चाबा से बोलकर यॉल को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और उसके भी डीएनए को रीमैच करने के लिए उसका सैंपल लेकर वो उसको उसके घर पर भेज देता है, जहां पर जाते ही नियोम ने काफी ज्यादा शॉक होकर आज के इंसिडेंट के बारे में उसको बताना चालू कर दिया था, जो जानकर तो यॉल को एक तरह का झटका सा लगता है।
मगर अभी उसको यही लगता है कि शायद नियम अपनी माँ की तस्वीर देखने के लिए वापस से बहाने बना रहा था। लेकिन इस बार योल नियम को हीला की पुरानी वीडियोस दिखा देता है, जिसको देखकर तो नियम पूरी तरह से दंग रह गया था, क्योंकि आज जिस औरत को उसने अपने गार्डन में देखा था वो असल में उसकी माँ ही थी। लेकिन अभी भी योल को उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता और वो वापस से अपनी वेडिंग रिंग को ढूंढने में लग जाता है। इस बार किस्मत से उसको उसकी वेडिंग रिंग बाथरूम के कैबिनेट में मिल गई थी, जिसको देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहीं चाबा को ये बात पता चलती है कि असल में निको और कोल का डीएनए 80% उन मिले हुए स्केलेटन के साथ मैच कर रहा था, और इसीलिए तब वो इस बारे में बात करने के लिए एक बायोलॉजी प्रोफेसर के पास जाती है, जिससे बात करके उसको पता चलता है कि असल में ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता था कि वो लोग जुड़वा हो। लेकिन जुड़वा होने के बावजूद भी 80% तक डीएनए मैच करना एक्सट्रीमली रेयर केस था। तो वो डॉक्टर उसे अपने एक पुराने कलीग याकूब सुलेमानी के बारे में भी बताता है, जिसके साथ भी अचानक से ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था। उस समय पर उसके फिंगरप्रिंट एक मर्डर साइट पर पाए गए थे, मगर याकूब के हिसाब से तो वो कभी भी वहां पर गया ही नहीं था। ये सुनकर चाबा और गैब्रियल दोनों ही एक बार याकूब से मिलने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो इस बारे में और ज्यादा जान सके। खैर अभी शहर में दूसरी तरफ काफी सारे मास्क पहने बंदे एक बिल्डिंग में जाकर एक कपल को एक रूम में भेजते हैं, जहां जाते ही सबसे पहले तो वो दोनों कपल अपना मास्क हटाकर एक दूसरे से अपने लव को कन्फेस करते हैं और बाद में एक दूसरे को शूट करके खत्म कर देते हैं। फिर जब पुलिस वालों को इस बिल्डिंग में हुए कांड के बारे में पता चलता है तो वो लोग तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं, मगर अब तक तो उस कपल की डेड बॉडी वहां से अपने आप गायब हो चुकी थी। फिर सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद तो पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो जाती है, क्योंकि असल में उन दोनों ही कपल के एक दूसरे को शूट करने के बाद अचानक से उन दोनों की बॉडी रिवर्स मोड में काम करने लग गई थी, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके लिए समय पीछे की तरफ चल रहा हो। खैर वहीं जब सुबह सुबह नियम की आंख खुलती है तो उसको अचानक से याद आता है कि आज उसकी टीचर स्कूल के बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाने वाली थी, लेकिन लेट उठने की वजह से वो अब उन लोगों के साथ नहीं जा सकता था। वो इस बारे में तुरंत ही योल को बताता है और योल उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे पिकनिक स्पॉट की तरफ लेकर जाने लगता है, जहाँ जाते समय अचानक से नियम ने योल को एला के बारे में बताना चालू कर दिया था, जिसको वैसे तो उसने कभी भी नहीं देखा होता, लेकिन एला के सपने उसको बार बार आ रहे थे और उसके हिसाब से वो अंधेरे में कैद थी। लेकिन योल अभी उसको ऐसे सपनों को भूलने को बोलता है और उसको उसकी क्लास के बच्चों के साथ पिकनिक स्पॉट पर छोड़कर वहां से चला जाता है। उस समय पर निको और कैरन भी उस जगह पर घूमने के लिए आए हुए थे, और अभी जैसे ही निको की नजर नियम पर पड़ती है तो उसको वापस से काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नियम को बहुत अच्छे से जानता हो। पर अभी निको इस बारे में कैरन को कुछ भी नहीं बताता और पास में बैठकर उसके साथ बातें करने लगता है। वहीं एलन और नाओमी अभी डॉक्टर से बात करने के बाद उस पल के बारे में बातें करने लग गए थे जब एक समय पर वायलिन बजाते हुए अचानक से एला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी, और उसके बाद से ही वो कोमा में थी। खैर प्रेजेंट टाइम में जैसे ही एबिगेल के लॉयर को पता चलता है कि एबिगेल के जैसा सेम डीएनए किसी और स्केलेटन में पाया गया है, तो उसी मुद्दे को कोर्ट में उठाकर वो बहुत आराम से एबिगेल को जेल से फ्री करवा देता है। वहीं चाबा और गैब्रियल अभी योल के बारे में बातें कर रहे थे, जहां उनकी बातों से समझ आता है कि असल में 9 साल पहले जब योल की कार का एक्सीडेंट हुआ था तो बाद में योल ने वहां पर किसी दूसरी कार के होने के बारे में दावा करा था, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी वहां पर उन्हें कोई दूसरी कार नहीं मिली थी, क्योंकि ना तो वहां पर किसी और कार के टायर के निशान थे और ना ही वहां पर किसी दूसरी कार का टूटा हुआ हिस्सा मिला था। ये बात सुनकर तो गैब्रियल को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि सच में अगर 9 साल पहले योल की गाड़ी का एक्सीडेंट किसी दूसरी गाड़ी से हुआ था तो वहां पर किसी दूसरी गाड़ी का टूटा हुआ हिस्सा मौजूद होना चाहिए था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद चाबा वहां पर से याकूब से मिलने के लिए निकल जाती है, पर तभी पुलिस स्टेशन के बाहर योल भी पहुंच जाता है। उस समय पर एबिगेल भी जेल से निकल रही थी, पर अभी वो योल को देखकर उसे अजीब तरह से घूरने लगती है, मगर योल अभी उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अंदर जाकर गैब्रियल से बातें करने लगता है, जहां पर बात करते हुए उसने गैब्रियल को अपनी वेडिंग रिंग दिखा दी थी, और उसके अलावा वो गैब्रियल को भी वो पेन ड्राइव भी दे देता है जो कि उसको हीला की ग्रेव के पीछे मिली थी। उस पेन ड्राइव के क्लिप में एक छोटी सी जगह पर डिस्टॉर्टिंग साउंड आने की वजह से योल की आवाज नहीं आ रही होती, इसीलिए गैब्रियल अभी उस पार्ट को क्लियर करवाने के लिए अपनी टीम के पास भेजकर योल को थोड़ी देर वेट करने को बोलता है। वहीं अब तक चाबा ने भी याकूब को ढूंढ लिया था, मगर याकूब उससे 9 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में कोई भी बात करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उस समय पर पुलिस वाले उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते थे और उसी वजह से उसको काफी लंबी सजा काटनी पड़ी थी। इसीलिए तब ना चाहते हुए भी चाबा को वहां से वापस जाना पड़ गया था। और वहीं लेक साइड पर ही निको भी कैरन के साथ घूमते हुए पास के एक ब्रिज पर आ गया था,
पर वहाँ पर आते ही उसको वापस से अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें इस बार वो खुद को कैरन के शरीर को उसी ब्रिज से नीचे फेंकते हुए देखता है, जिसे देखकर वो सच में काफी ज्यादा डर गया था। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एबिगेल अभी उसके लॉयर के साथ ही उसके घर पर आ गई थी, जहाँ उससे बातें करते हुए वो उसको बताती है कि उस आदमी की मर्डर की रात उसने अपनी डुप्लीकेट को देखा था और असल में उसकी डुप्लीकेट ने ही उस आदमी को जान से मारा था। लेकिन उसके लॉयर को अभी पूरी तरह से उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और इसीलिए वो अभी एबिगेल को उसके घर पर ही छोड़कर वहां से अपनी एक मीटिंग में चला जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद एबिगेल भी उसके घर से बिना बताए उसको चली गई थी और बाहर निकलकर रास्ते में वो एक आदमी के फोन को भी चुरा लेती है। अब वैसे यार फोन चोरी होने का दुख सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है, और वैसे आप लोगों में से किस किस ने फोन चोरी होने का एक्सपीरियंस फेस करा है कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। दूसरी तरफ एलन अभी भी एला को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, पर तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उसको एडम नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो शायद एला को सही कर सकता था। ये बात सुनकर एलन को अपनी बेटी को सही करने की एक उम्मीद की किरण नजर आने लग गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही एडम से मिलने के लिए एक पोर्ट पर चला जाता है। तब एलन से बात करने के बाद एडम उसकी बेटी को सही करने के लिए मान तो गया था, लेकिन एलन से वो काफी सारे पैसों की मांग करता है। ये बात सुनने के बाद तो एलन को अभी के लिए वो फ्रॉड लगने लग गया था, इसीलिए वो बाहर जाकर एडम के रखे कंटेनर्स को देखने लगता है, जिसमें सच में काफी सारे एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, जो देखकर वैसे तो एलन को लग रहा था कि शायद एला इससे सही हो जाएगी, पर पूरी तरह से भरोसा ना होने की वजह से वो आगे एडम से कोई भी बात नहीं करता और वापस से हॉस्पिटल में चला जाता है। वहीं अब तक वो डिस्टॉर्टेड फाइल भी सही होकर गैब्रियल और यॉल के पास वापस आ गई थी, और उस फाइल में असल में यॉल ने अपने पुराने प्रोफेसर एरिक बोल्ट्जमैन के बारे में बताया था, और वीडियो की सिचुएशन के हिसाब से उस समय पर यॉल की लाइफ में जो भी चीजें चल रही थी उसके बारे में बस एरिक को पता था। खैर अभी यॉल को इन सब में से कुछ भी समझ नहीं आया था, इसीलिए वो बाद में एरिक के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं उसी लेक साइड पर घूमते हुए न्योम अभी झाड़ियों में आ गया था, जहां पर वापस से उसको हीला दिखाई देती है, जो कि उसको देखते के साथ ही उसका नाम पूछने लग गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद न्योम खो चुका है। न्योम तब उसको अपने नाम के बारे में बता देता है, मगर हीला उससे कुछ और सवाल कर पाती उससे पहले ही न्योम के दोस्तों ने उसको अपने पास बुला लिया था। तब हीला भी पास में मौजूद यॉल के पास जाकर उसे कहती है कि वो भी अपने बच्चे का नाम न्योम ही रखेंगे। यॉल भी तब इस पर मान गया था, और तब जाकर ये बात समझ आती है कि असल में ये हीला पास्ट वाली हीला थी, और किसी वजह से इस टाइमलाइन की प्रेजेंट और साथ ही पास्ट की समय रेखा आपस में क्लैश कर रही थी। यही रीजन था कि पास्ट वाली हीला बार बार फ्यूचर के टाइम पर न्योम को दिखाई दे रही थी, मगर न्योम को भी इन सब चीजों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। साथ ही असल में जिस बिल्डिंग में जाकर उस कपल ने एक दूसरे को गोली मारी थी वो भी इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स में मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरी ही तरह की चाबा मौजूद थी जिसका हुलिया पूरी तरह से अलग था, और इस बात का मतलब साफ था कि दोनों में से किसी न किसी यूनिवर्स में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से टाइमलाइन और साथ ही यूनिवर्स आपस में क्रैश कर रहे थे। तो अब मैं वैसे काले बालों वाली चाबा के यूनिवर्स को यूनिवर्स 1 कहूंगा और इस सुनहरे बालों वाली चाबा के यूनिवर्स को यूनिवर्स 2। तो यूनिवर्स 1 में अब तक यॉल को अपनी डेड बॉडी के बारे में पता चल गया होता है, जो जानकर तो उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और इसीलिए अब वो एरिक के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं यूनिवर्स 2 वाली चाबा जैसे तैसे उस बिल्डिंग में घुसने वाले लोगों के बारे में पता लगा लेती है, और तुरंत ही उसके काफी सारे सोल्जर्स जाकर एक घर में रेड मारते हैं, जहां अंदर मौजूद डैनियल नाम के एक आदमी ने वहां से अपने सारे साथियों को भगा दिया था, पर अभी वो खुद सभी सोल्जर के सामने बहुत आराम से सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ यूनिवर्स 1 में जब यॉल अपने घर पर आता है तो न्योम उसको वापस से हीला के दिखाई देने के बारे में बताता है, जो सुनकर इस बार यॉल को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इसीलिए वो अपने पुराने लिखे गए रिसर्च पेपर को निकालकर स्टडी करने लगता है, जो कि उसने पहले के टाइम पर पैरेलल यूनिवर्स और साथ ही अलग अलग डायमेंशंस के बारे में लिखे थे, क्योंकि अपनी टाइमलाइन में जब से उसने उस दूसरे यॉल के स्केलेटन को देखा था तब से उसको ये सब कोई पैरेलल यूनिवर्स वाला मामला लग रहा था। वहीं यूनिवर्स 1 की चाबा के पास अभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जो कि उससे उन तीनों कंकालों के बारे में जानना चाहता था ताकि उनके बारे में वो अपने न्यूज़पेपर और साथ ही न्यूज चैनल पर बता सके, मगर चाबा तो उसको कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। वहीं एडम अभी एबिगेल से मिलने के लिए आया था, जहां पर उससे बात करते हुए वो उसको एक एड्रेस देकर वहां पर जाने को बोलता है, और अभी जब वापस से एबिगेल उससे स्केलेटन के बारे में पूछती है तो एडम अभी भी उसको टेंशन ना लेने को बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सारी की सारी चीजें एक प्लान का ही हिस्सा था, और स्केलेटन का भी पुलिस वालों को मिलना आगे चलकर उन्हें कोई ना कोई फायदा देने वाला था। तब एबिगेल भी इस पर मान गई थी।
वहीं दूसरी तरफ चाबा भी योल के साथ एरिक से मिलने के लिए जाती है, जहां पर एरिक तो योल से बातें करने लग गया था। पर तभी चाबा को उसके सीनियर का कॉल आता है, जिन्होंने 3 स्केलेटन वाले केस को पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से अगर वो तीनों लोग जिंदा थे जिनका डीएनए उन स्केलेटन्स के साथ मैच कर रहा था, तो इस केस को आगे बढ़ाकर कोई भी फायदा नहीं था। पर चाबा तो अभी किसी भी हाल में इस केस की तह तक जाना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत इस बारे में अपने एक्स को बता देती है, जो जैसे ही चाबा से सारी बात जानता है वैसे ही वो जल्दी से जल्दी इस न्यूज को ऑन एयर करने में लग जाता है। वहीं पर एरिक योल से सब कुछ जानने के बाद उसको मल्टीवर्स और साथ ही टाइमलाइन इंटरसेक्शन के बारे में बताता है, जिसमें 2 टाइमलाइन या फिर 2 पैरेलल यूनिवर्स आपस में इंटरसेक्ट करा करते थे। और अभी के लिए तो सारी चीजें सुनने के बाद एरिक को यही लग रहा था कि उनके यूनिवर्स में टाइमलाइन इंटरसेक्शन के साथ साथ यूनिवर्स इंटरसेक्शन भी हो रहा है, यानी कि दूसरे यूनिवर्स से कोई बार बार उनके यूनिवर्स में आने की कोशिश कर रहा था, और उसी की वजह से एक ऐसा पोर्टल ओपन हो गया था जिसकी वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही थी। इतना बोलकर वो योल से उसके पास्ट को भी भूलने के लिए बोलता है, ताकि योल भी अच्छे से मूव ऑन करके आगे बढ़ पाए। पर ये सारी बातें सुनने के बाद योल को वापस से हीला के विजन्स आते हैं, और तब उसको ऐसा लगने लग गया था जैसे कि उसको वापस से मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है। इसीलिए वो भागते हुए बाहर जाकर नीचे गिर जाता है, और तब चाबा आकर उसको संभालने लगती है। फिर होश में आने पर योल से बात करने के बाद चाबा को पता चल गया था कि आज भी हीला की मौत का जिम्मेदार योल खुद को मानता है, इसीलिए आसानी से वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। वहीं निको अभी कैरन के साथ उसके घर में गया हुआ था, जहां पर बात करते हुए वो उसको अपने पास्ट के बारे में बताता है कि असल में बचपन में उसके पिता काफी ज्यादा अब्यूसिव थे, जो कि उसको कभी भी मारने पीटने लगते थे। इसीलिए वो रोज लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लग गया, जिससे सच में उसके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो गई। पर साथ ही उसको इससे काफी ज्यादा फायदा भी होने लगा, क्योंकि लोगों का दिमाग पढ़ने की वजह से उसके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। ये सब बताते हुए निको अचानक से कैरन के घर में एक गन को नोटिस करता है, जो बिल्कुल वैसी ही गन थी जिससे उसने अपने विजन में कैरन को जान से मारा था। इसलिए वो उसको देखकर थोड़ा सा डर गया था। पर अभी के लिए कैरन उसको समझाती है कि असल में पहले के टाइम पर वो एक ऑफिसर हुआ करती थी, इसीलिए उसके पास गन को रखने का परमिट है। लेकिन अभी भी निको को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, और तभी अचानक से वो टीवी पर आ रही न्यूज को देखता है, जिसमें एक स्केलेटन के साथ साथ निको की फोटो भी दिखाई जा रही थी, जिससे वैसे तो निको काफी ज्यादा डरने लग गया था। पर यहाँ पर चाबा का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि लोगों का प्रेशर पड़ने की वजह से अब इस केस को बंद नहीं करा जा रहा था, और सरकार भी इस केस के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी। वहीं यूनिवर्स 2 में डैनियल से बात करके वहां के चाबा को गवर्नमेंट के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट एम के बारे में पता चलता है, जिसके ही किसी एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड ने ही एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई थी, मगर उनके पास टाइम को रिवर्स करने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिसकी वजह से ही मरने के बाद भी वो लोग जिंदा हो गए। और साथ ही उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट एरिना कैप्लिन और उसकी एक टीम के साथ मिलकर एक ऐसे डिवाइस के ऊपर भी वर्क कर रही थी, जिससे दूसरे डायमेंशंस में ट्रेवल करा जा सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस प्रोजेक्ट में इस यूनिवर्स का योल भी शामिल था। इस प्रोजेक्ट को खुद इस यूनिवर्स का एलन फंड कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी की हालत भी पहले वाले यूनिवर्स की एला की तरह ही थी, और किसी भी हालत में वो भी उसको सही करने का तरीका ढूंढना चाहता है, जिसके लिए वो दूसरे यूनिवर्स में जाने तक को तैयार है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी एरिना कैप्लिन और साथ ही योल के पास थी, जो जानने के बाद तो चावा पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी अब तक उसको गवर्नमेंट के ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए अभी वो योल के बारे में जानने के लिए सीधा सरकारी डेटा को चेक करने लगती है, लेकिन योल के डेटा को गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से सिक्योर करके रखा गया था, और चाबा किसी भी हालत में योल के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती थी। इसीलिए अभी वो योल के बारे में पता करने के लिए उसकी वाइफ हीला के घर पर जाती है, जो कि इस यूनिवर्स में एक्सीडेंट के दौरान जिंदा बच गई थी, पर उन्होंने अपने बेटे नियम को खो दिया था। खैर अभी हीला से बात करके चाबा को पता चलता है कि योल तो लगभग 6 महीने पहले अचानक से गायब हो गया था, जिसके बारे में वैसे तो उसने भी पता करने की कोशिश करी थी, लेकिन बाद में उसको धमकी भरे कॉल आने लग गए कि अगर उसने योल को ढूंढने की कोशिश करी तो उसको भी जान से मार दिया जाएगा। तब उसने बिना किसी को भी बताए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करा, और तब भी उसको बस इतना ही पता चला कि योल गवर्नमेंट के किसी खास मिशन की वजह से गायब हुआ था, और गवर्नमेंट किसी भी हालत में नॉर्मल लोगों के सामने उस प्रोजेक्ट के बारे में रिवील नहीं करना चाहती। इतना बताने के बाद वो चाबा को योल की पॉकेट से मिला एक नंबर देती है, और चाबा वहां से चली जाती है। वहीं जब यूनिवर्स 1 में निको अकेला रोड पर घूम रहा था, तभी अचानक से कुछ लोग उसको किडनैप कर ले जाते हैं, और उसी समय पर पास में कुछ स्टूडेंट भी मौजूद थे, जिन्होंने भी अभी उन 3 स्केलेटन वाले केस के बारे में सुना था। और उनमें से 2 स्टूडेंट का मानना ये था कि उन्होंने उन 3 बंदों में से 2 बंदों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था।
इसीलिए वो इस बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन में चले गए थे। मगर जैसे ही वो वहाँ पर गैब्रियल को देखते हैं तो वो तुरंत ही डरकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर अभी गैब्रियल उन दोनों को देखकर उनको अपने साथ इंटरोगेशन रूम में ले जाकर पूछताछ करने लगता है। मगर किसी रीजन की वजह से जानबूझकर वो बच्चे गैब्रियल के सामने कुछ भी नहीं बताते और मजबूरन बाद में गैब्रियल को उन बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अब इसके थोड़ी देर बाद अचानक से कैरन पुलिस स्टेशन में आकर निको के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि निको गायब था और उसको लग रहा था कि शायद पुलिस वालों ने ही निको को अपने पास बुलाया होगा। पर असल में निको पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि कुछ स्टूडेंट के कब्जे में होता है, जो कि उससे बात करते हुए उससे कन्फेस करने को कह रहे थे कि वो दूसरे यूनिवर्स से है। अब वैसे तो ये सारी की सारी बातें निको के सर के ऊपर से जा रही थी, पर तब वो स्टूडेंट उसको समझाते हैं कि असल में उन लोगों को किसी डैनियल नाम के बंदे ने निको को ढूंढने के लिए कहा था और डैनियल खुद भी दूसरे यूनिवर्स से था, जिसने उन स्टूडेंट को ये भी बताया था कि असल में निको काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड तक को जान से मार दिया था। और अभी के लिए रियलिटी क्लैश करने की वजह से फर्स्ट यूनिवर्स वाले निको को सेकंड यूनिवर्स वाले निको की रियलिटी के विजन्स आ रहे थे। पर क्योंकि अब तक उन स्टूडेंट को ये बात कंफर्म हो गई थी कि उन्होंने जिस निको को ढूंढा है वो इसी यूनिवर्स का निको है, इसीलिए अभी के लिए वो लोग उसको वहां से जाने देते हैं। वहीं यॉल अभी अपनी रिसर्च को और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करने लगता है और तब जाकर उसको समझ आता है कि शायद किसी ने दूसरे यूनिवर्स में से इस यूनिवर्स का दरवाजा खोला है, जिसकी वजह से ही वो अर्थक्वेक भी आया था और शायद उसी वजह से रियलिटीज चेंज होने की कोशिश कर रही थी, जिससे फ्यूचर और पास्ट की टाइमलाइन भी आपस में कोलाइड करने लग गई थी। और यही रीजन भी था कि क्यों नियोम को प्रेजेंट टाइम में बार बार हीला दिखाई दे रही थी। इस बारे में यॉल फर्स्ट यूनिवर्स की चाबा को सब कुछ बताता है, लेकिन चाबा को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता, इसीलिए वो बस यॉल से नियोम का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन यॉल को अपनी रिसर्च के ऊपर पूरी तरह से भरोसा था, इसीलिए जल्दी ही वो उस बंदे को ढूंढने की कोशिश में लग गया था जो कि थिएटर में उसका पीछा कर रहा था। जल्दी ही तब वो उस बंदे को ढूंढ भी लेता है, जिससे बात करके यॉल को एक औरत का नंबर मिला था और उसी औरत ने उस आदमी से यॉल के ऊपर नजर रखने को कहा था। तब यॉल उस औरत के नंबर को चाबा को भेजकर उसके एड्रेस के बारे में पता करने को बोलता है, जिस पर चाबा भी मान गई थी। पर तभी अचानक से चाबा के पास वो दोनों स्टूडेंट वापस से आ गए थे, जो कि गैब्रियल को पुलिस स्टेशन में देखकर वहां से भाग रहे थे। और तब जाकर वो चाबा से अकेले में बात करते हुए उसको बताते हैं कि असल में न्यू ईयर वाले दिन उन्होंने गैब्रियल को ही उन दो लोगों को जान से मारते हुए देखा था। यही रीजन था कि वो पहले के टाइम पर गैब्रियल को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। और ये बात जानने के बाद तो चाबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए तब वो गैब्रियल से बात करते हुए उससे जानने की कोशिश करती है कि वो न्यू ईयर वाले दिन कहाँ पर था। मगर गैब्रियल के हिसाब से तो उस दिन वो अपनी वाइफ के साथ था। तब वैसे तो चाबा उसके सामने इस बात पर भरोसा कर लेती है, मगर बाद में जब वो गैब्रियल की वाइफ से बात करती है तो उसको पता चलता है कि असल में गैब्रियल उस रात उसके साथ नहीं बल्कि चाबा के साथ किसी मिशन पर गया हुआ था। ये बात जानकर तो चाबा पूरी तरह से दंग रह गई थी, क्योंकि उस रात गैब्रियल असल में उसके साथ था ही नहीं। मगर अभी वो गैब्रियल की वाइफ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। वहीं जब दूसरे यूनिवर्स में मौजूद चाबा जब यॉल के बारे में और ज्यादा रिसर्च करती है तो उसको पता चलता है कि यॉल जेल में मौजूद कुछ कैदियों से काफी ज्यादा कांटेक्ट में रहता था, जो कि कोई और नहीं बल्कि इसी यूनिवर्स के निको, एबिगेल और साथ ही गैब्रियल थे। उन तीनों को ही उसने बेल पर बाहर भी करवाया था और वो लोग भी उसके साथ ही गायब हो गए थे। अब ये बात जानकर वैसे तो चाबा को काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि असल में पहले यूनिवर्स के अंदर दूसरे यूनिवर्स का गैब्रियल भी मौजूद है। खैर अभी के लिए चाबा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को अरीना की तरफ मोड़ दिया था, जिसके वर्क प्लेस पर जाकर उसे इमैनुअल नाम की एक औरत से बात करके पता चलता है कि अरीना खुद भी पिछले 6 महीने से गायब थी और उसका फोन भी ऑफ था। ये सुनकर तो चाबा और भी काफी ज्यादा परेशान होने लग गई थी, क्योंकि अब तक 5 लोग गायब हो चुके थे, पर उसके बावजूद भी कोई भी उनको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसी बारे में सोचते हुए जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो उस समय पर उसके बगल से एलन अपनी बेटी को व्हीलचेयर पर लेकर निकल रहा होता है, लेकिन अभी चाबा का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता। दूसरी तरफ यूनिवर्स 1 में यॉल को उस औरत के एड्रेस के बारे में पता चलते ही वो तुरंत ही उसके घर पर चला जाता है, जहाँ पर एक औरत उसको देखकर उसका स्वागत करती है, जैसे कि वो पहले से जानती हो कि यॉल वहाँ पर आने वाला था। जिसके बाद वो उसको अपने साथ ऊपर वाले कमरे में ले गई थी, जहाँ पर उसके जैसी ही एक दूसरी औरत बैठी हुई थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स से आई हुई एरिना होती है। लेकिन अभी उसके हिसाब से उसकी जान को काफी ज्यादा खतरा था, क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्स से यॉल, निको, गैब्रियल और एबिगेल के साथ इस यूनिवर्स में आई थी। लेकिन गैब्रियल ने आते ही वहाँ पर निको और यॉल को जान से मार दिया था और बस एरिना और एबिगेल ही उस जगह से बचकर निकलने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन एरिना को अभी ये बात नहीं पता थी कि पुलिस वालों को दूसरी यूनिवर्स से आई हुई एबिगेल का भी कंकाल मिल गया था।
वहीं एबिगेल अभी सीधा एडम के दिए हुए एड्रेस पर चली गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है, जिसने उसको उसके पैदा होते साथ ही छोड़ दिया था। एबिगेल को उम्मीद थी कि शायद अब उसकी माँ उसको एक्सेप्ट कर लेगी, मगर अभी भी उसकी माँ उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि अब उनका एक अच्छा खासा परिवार था और वो बस अपनी अभी वाली बेटी को ही पसंद करा करती थी। अब इस बात से एबिगेल का मन पूरी तरह से टूट गया था, पर अभी बस वो अपनी माँ को हक करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं इसी यूनिवर्स की चाबा गुस्से में अब गैब्रियल के पास जाकर उससे सच जानने की कोशिश करती है कि असल में वो न्यू ईयर वाले दिन कहाँ पर था। तब गैब्रियल उसको बताता है कि असल में वो उस रात किसी और औरत के साथ था, पर उसके नाम के बारे में अभी भी वो चाबा को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। इसीलिए चाबा को उसकी सारी बातें झूठी लगने लग गई थी और उसने गैब्रियल को ही अरेस्ट करके जेल में डलवा दिया था। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर अभी निको काफी ज्यादा डरी हुई हालत में पहुंचता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद डैनियल उसको मारने के लिए वापस से किसी को भेजेगा। इसीलिए वो पुलिस वालों से उसको जेल के अंदर डालने को बोलता है, मगर पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए निको उन्हें बॉलीवुड के हीरो की तरह मारने लगता है, पर उसके बावजूद भी पुलिस वाले उसको जेल के अंदर नहीं डालते और उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसको वहां से भगा देते हैं। दूसरी तरफ योल अभी एरिना को लेकर चाबा के पास चला गया था, ताकि वो उसको भी पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में यकीन दिला सके, जहां उससे बात करते हुए एरिना उसको अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि असल में वो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए कुछ बुरे लोगों को इस यूनिवर्स में ढूंढने के लिए आई थी, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे। पर वहां पर आते ही गैब्रियल ने उनके दो साथियों को जान से मार दिया, क्योंकि गैब्रियल भी असल में उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ था। और उसके बाद एबिगेल और साथी एरिना ही वहां से जैसे तैसे बचकर निकल पाए। साथ ही तब वो ये बात भी बताती है कि गैब्रियल और उसके टीम के लोगों को पहले ही उनके वहां पर आने के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उनके यूनिवर्स का योल इस यूनिवर्स में आकर इस यूनिवर्स के न्योम से मिलने की कोशिश करता रहता था, क्योंकि उनके यूनिवर्स में एक्सीडेंट के दौरान न्योम मारा गया था और हीला की जान बच गई थी। और उसने ही इस यूनिवर्स के योल को सारी सच्चाई बताने के लिए हीला की ग्रेव के पीछे वो पेन ड्राइव भी रखी थी। ये सुनकर तो योल इमोशनल होता हुआ वहां से बाहर चला जाता है, पर अभी भी चाबा को एरिना की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो वहां से थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर चली जाती है। वहीं न्योम जब अपने घर में होता है तब पास्ट और प्रेजेंट वापस से कोलाइड करने लगते हैं और उसको पास वाले रूम में वापस से योल और हीला दिखाई देने लगते हैं। उस समय पर हीला काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से उसके बच्चे का दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, जिस वजह से शायद उन्हें उस बच्चे को गिरा देना चाहिए था। इस पर शुरुआत में हीला तो वैसे मना कर रही होती है, लेकिन बाद में योल उसको समझाता है कि उन्हें डॉक्टर की बात को मान लेना चाहिए, जिसके बाद वो वापस से बच्चे के लिए ट्राई करेंगे और एक हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे। ये देखकर न्योम को समझ आ गया था कि पहले योल ने हीला के पेट में ही उसको जान से मारने का फैसला करा था, जिससे उसको लगने लगता है कि शायद योल उससे प्यार नहीं करता, और इसीलिए वो गुस्से में योल के पास कॉल करके उससे इस बारे में बातें करने लगता है। पर योल तब उसको जैसे तैसे समझाता है कि अभी के टाइम पर योल की लाइफ में न्योम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। और अभी के लिए योल न्योम से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक से वो गैब्रियल को एरिना वाली रूम में जाते हुए देखता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद गैब्रियल वहां से बाहर आ गया था। पर तभी अचानक से योल की नजर गेट के हैंडल पर लगे खून पर जाती है, और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहां पर एरिना की लाश पड़ी हुई थी, जिसको गैब्रियल ने स्टैब करके जान से मार दिया था। मतलब कि ये बात साफ थी कि असल में वो गैब्रियल दूसरे यूनिवर्स वाला गैब्रियल था। पर जैसा कि चाबा को दूसरे यूनिवर्स वाली बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए उसको लग रहा था कि शायद एरिना को योल ने ही जान से मारा होगा। साथ ही वो योल को गैब्रियल के सेल में ले जाकर दिखाती भी है कि अभी भी गैब्रियल जेल में ही बंद था। मगर तब जाकर योल भी सारी सच्चाई को समझ गया था, इसीलिए वो चाबा से सीसीटीवी फुटेज को चेक करने को बोलता है, जिसको चेक करने पर तो चाबा के भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि फुटेज में साफ साफ एक दूसरा गैब्रियल एरिना के रूम में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको देखने के बाद वो तुरंत ही इस यूनिवर्स वाले गैब्रियल को फ्री कर देती है और वो सब मिलकर सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। पर तभी अचानक से चाबा को कुछ याद भी आता है और वो तुरंत एबिगेल की रिपोर्ट फाइल देखने लगती है, जिसको देखकर उसको समझ आ गया था कि उन्हें एबिगेल का जो कंकाल मिला था वो असल में इसी यूनिवर्स की एबिगेल का है, क्योंकि उसके सर पर जो चोट के निशान मौजूद थे वो किसी भारी चीज से वार करके बनाए गए थे। इसका मतलब कि दूसरी यूनिवर्स वाली एबिगेल ने जानबूझकर इस यूनिवर्स वाली एबिगेल की जान ले ली थी, ताकि वो इस यूनिवर्स में रहकर उसकी लाइफ को जी सके। ये जानते ही वो तुरंत ही एबिगेल को वापस से ढूंढकर उसको अरेस्ट करवा लेती है, जो कि एक घर के बाहर बैठकर रो रही थी, क्योंकि असल में उसने ये सोचा था कि इस यूनिवर्स में आने के बाद उसको माँ का प्यार मिल जाएगा। मगर यूनिवर्स 1 वाली एबिगेल की माँ ने भी यूनिवर्स 2 वाली एबिगेल की तरह उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। खैर वहीं जब दूसरे यूनिवर्स में चाबा जाकर डैनियल को एरिना के गायब होने के बारे में बताती है, तब डैनियल इस बात को समझ जाता है कि वो सारे के सारे लोग पक्का यूनिवर्स 1 में ही गए होंगे।
तब वो उनको ट्रैक करने की कोशिश करने के लिए चाबा से अपना लैपटॉप मांगता है, पर काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी वो उन लोगों को ट्रैक करने में सफल नहीं हो पाया था। पर अभी जल्दी ही डैनियल ने उन लोगों का रिकॉर्ड निकाल लिया था जिन्होंने सबसे पहले उस यूनिवर्स में ट्रेवल करा था, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि खुद एडम, याकूब और साथ ही गैब्रियल थे। याकूब ने ही वो मशीन बनाई थी जिसका यूज करने के बाद वो तो वापस आ गया था, मगर एडम और गैब्रियल वहीं पर रह गए थे। साथ ही उसी टेक्नोलॉजी की मदद से एडम अमीर लोगों से काफी सारे पैसे लेकर उनके खोए हुए बच्चों को दूसरी दुनिया से ला कर देता था, जिसके बदले में उसको अमीर लोगों से बहुत सारे पैसे मिलते थे। ये सब जानने के बाद चाबा समझ जाती है कि अभी के लिए ये सारी की सारी चीजें दूसरे यूनिवर्स से एलन की बेटी एला को लाने के लिए हो रही होंगी, इसीलिए वो इस बारे में जाकर एलन से डायरेक्ट बात करती है। और तब एलन भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए रिवील करता है कि असल में डॉक्टर इमैनुअल भी उनका साथ दे रही थी। ये बात सुनने के बाद चुपके से चाबा ने उसकी डेस्क के नीचे एक माइक्रोफोन लगा दिया था और उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही एलन तुरंत इमैनुअल को कॉल करके चाबा के बारे में सब कुछ बताता है, जो सुनकर इमैनुअल उसको शांत रहने को कहती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उसको सारे के सारे काम को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो तुरंत ही याकूब के पास जाकर उसे दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खोलने को बोलती है, जिस पर पहले तो याकूब ने मना कर दिया था क्योंकि अब वो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। पर तब वो उसको ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसकी बात को नहीं माना तो वो उसके सबसे पहले पास्ट में जाकर किसी का मर्डर कर देने वाली बात के बारे में सभी लोगों को बता देगी, जिससे बाद में उसको जेल हो जाएगी। मतलब कि इसी यूनिवर्स के याकूब ने 9 साल पहले फर्स्ट यूनिवर्स में जाकर किसी को धोखे से जान से मार दिया था और उसी वजह से फर्स्ट यूनिवर्स के याकूब को जेल हो गई थी। इसीलिए तब याकूब भी डर कर इस बात पर मान जाता है और इमैनुअल भी एडम के पास मैसेज कर देती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी मिशन को खत्म करना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी बातें चाबा ने भी उस माइक्रोफोन डिवाइस की वजह से सुन ली थी। और वहीं यूनिवर्स 1 में एडम को मैसेज मिलते ही वो तुरंत ही जेल में मौजूद एबिगेल को मिशन खत्म करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर याकूब आखिरी बार इमैनुअल की मदद कर रहा था तो उन लोगों के पास भी अपने यूनिवर्स में जाने का बस ये आखिरी मौका था। ये सोचकर जेल से बाहर निकलने के लिए एबिगेल खुद को जानबूझकर घायल कर लेती है, जिस कारण से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था। दूसरी तरफ निको ने कैरन से मिलना पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो भी धीरे धीरे अपनी सेकंड यूनिवर्स वाली पर्सनैलिटी की तरह ना बन जाए। पर कैरन तब उससे खुद मिलने के लिए आती है और उसको कंसोल करते हुए उससे दूसरे निको के स्केलेटन के पास जाकर उसके डर को खत्म करने को कहती है। और तब निको भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो दूसरे यूनिवर्स के निको के स्केलेटन के पास जाकर उसको टच करने लग गया था और तब उसको कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिससे उसको समझ में आ गया था कि असल में यूनिवर्स 2 के निको ने जानबूझकर यूनिवर्स 2 की कैरन को नहीं मारा था। उस समय पर कैरन ने गुस्से में आकर किसी वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था और जब निको उससे माफी मांगने के लिए गया था तो उस समय पर कैरन ने उसके ऊपर गन तान दी थी, जिससे ही बचने की कोशिश में धोखे से वो गोली कैरन के लग गई और उसकी मौत हो गई। पर निको भी इससे काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए उसने इस बारे में किसी को भी बिना बताए कैरन की डेड बॉडी को उस ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। तब फर्स्ट यूनिवर्स वाले निको को वो विजन्स भी आते हैं जब गैब्रियल ने यॉल और साथ ही निको को शूट करके जान से मार दिया था। पर मरने से पहले यॉल ने अपनी वेडिंग रिंग को निगल लिया था ताकि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को पहचाना जा सके। वहीं नियोम अभी वापस से अपने टीचर के साथ एक और पिकनिक पर आया होता है, जहां पर अपनी माँ को वापस से देखने के इरादे से वो जंगल की तरफ अकेला चला गया था, मगर धोखे से चलते हुए वो एक माइन एरिया में पहुंच जाता है, जो देखकर उसकी टीचर घबराते हुए उसको वहीं पर रुकने को कहती है और तुरंत ही वहां पर बॉम्ब स्क्वाड वाले आकर नियोम को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। उस समय पर एक बॉम्ब के फटने से बॉम्ब स्क्वाड वाला भी एक बंदा दूर जाकर गिरा था और ये सारी खबर तुरंत ही सारे न्यूज चैनल में आग की तरह फैल गई थी। फिर जैसे ही ये न्यूज यॉल देखता है, वैसे ही वो तुरंत ही अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन की तरफ जाने लग गया था। मगर तभी एक बार वापस से पास्ट और फ्यूचर की टाइमलाइंस आपस में कोलाइड करने लगती हैं और इस बार समय उस समय से कोलाइड कर रहा था जब हीला का वाटर ब्रेकआउट हो जाने के बाद पास्ट का यॉल उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जा रहा था। दोनों ही टाइमलाइन के यॉल कार को काफी तेज वन वे रोड पर भगा रहे थे और तभी टाइमलाइन के कोलाइड कर जाने से उन दोनों की ही गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाती है, जिसमें पास्ट वाला योल तो मौके पर ही बेहोश हो गया था। पर फ्यूचर वाले योल को समझ में आ जाता है कि असल में 9 साल पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट उसकी ही गाड़ी से हुआ था और क्योंकि उसे फ्यूचर का आउटकम पता होता है, इसीलिए वो बिना किसी चीज को चेंज करे सबसे पहले जाकर हीला की डिलीवरी करता है, क्योंकि हीला की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसको ऐसे में बचा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फिर हीला की डिलीवरी करने के बाद वापस से टाइमलाइन सही होने पर वो खुद भी बेहोश हो जाता है और इसका मतलब यही था कि योल ने खुद ही पहले अपनी वाइफ की डिलीवरी करवाई थी और क्योंकि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी उसी की गाड़ी से हुआ था, इसीलिए उस जगह पर सिर्फ उसी की गाड़ी के टायर के निशान थे और किसी और गाड़ी से टकराने का कोई सबूत भी नहीं मिला था।
अब इसके बाद जब यॉल की आंख खुलती है तो हॉस्पिटल में उसके सामने न्योम बैठा हुआ था, जो उसको देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगता है। वहीं दूसरे यूनिवर्स में एला अब अपने आप सही हो गई थी, जिसकी वजह से उस यूनिवर्स का एलन काफी ज्यादा खुश होता है। पर फर्स्ट यूनिवर्स में एलन और नाओमी अभी भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। पर तभी अचानक से उनके पास न्योम आता है, जो कि उसी हॉस्पिटल में यॉल के लिए रुका हुआ था। अभी वो एलन और नाओमी की कंडीशन देखने के बाद खुद एला के पास जाने की डिमांड करता है और उसके पास थोड़ी देर बैठने के बाद वो एलन और नाओमी को यही सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी को भी इस तरह से बांध कर नहीं रखना चाहिए। एक बच्चे के मुंह से ये बातें सुनने के बाद एलन भी इस पर मान जाता है और डिसाइड कर लेता है कि अब वो एला को और ज्यादा दर्द में नहीं रखेगा और इसीलिए वो उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने के लिए भी मान गया था। वहीं सेकंड यूनिवर्स में बेशक से एला सही हो गई थी, पर उसके बावजूद अभी तक एडम और एबिगेल की वापसी के लिए दूसरे यूनिवर्स के पोर्टल को नहीं खोला गया था। इसी वजह से सेकंड यूनिवर्स की चाबा को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है और वो इस बारे में बात करने के लिए सेकंड यूनिवर्स के एलन के पास वापस से जाती है। और तब जाकर एलन की बातों से चाबा को एक चीज क्लियर होती है कि असल में एलन का प्लान कभी दूसरे यूनिवर्स से दूसरी एला को यहाँ पर लाने का था ही नहीं। गवर्नमेंट के पास बस कुछ और भी तरीके थे जिससे एला को सही करा जा सकता था और इसीलिए उसको सही करवाने के लिए वो बस उस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा था। ये बात सुनने के बाद तो चाबा के पूरी तरह से होश उड़ गए थे और उसको अब ये बात समझ में आ गई थी कि असल में ये सारा मिशन कभी एला के लिए था ही नहीं, बल्कि ये सारा का सारा मिशन न्योम के लिए था और इस मिशन के पीछे हीला का हाथ था। ये जानते ही वो तुरंत ही इस बारे में जाकर हीला से बात करती है और तब जाकर चाबा को पता चलता है कि असल में हीला को पता चल गया था कि यॉल के पास दूसरे यूनिवर्स में जाने का तरीका मौजूद है और उस जगह पर न्योम भी जिंदा है। इसीलिए हीला ने यॉल से काफी बार न्योम को इसी यूनिवर्स में लाने की जिद करी थी, पर यॉल ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। इसीलिए बाद में उसने खुद ही उस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा पता करा और उसको एडम के बारे में पता चला, जिसने सबकी आंखों में धूल झोंक कर गैब्रियल की मदद से ही एबिगेल को भी उनकी टीम में शामिल करवा लिया था। साथ ही अभी के लिए वही लोग थे जो कि न्योम को हीला के पास दूसरे यूनिवर्स से लेकर वापस आने वाले थे। और क्योंकि हीला इस बात को अच्छे से जानती थी कि यॉल इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए उसने गैब्रियल से कहकर पहले ही यॉल को जान से मरवा दिया था। क्योंकि 9 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद से यॉल और उसके बीच में पहले जैसा बॉन्ड नहीं रह गया था और अक्सर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये सब जानने के बाद तो चाबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर उसको समझ आ गया था कि अब जल्दी ही एबिगेल एडम की मदद से पहले वाले यूनिवर्स से न्योम को लेकर इस यूनिवर्स में आ जाएगी। पर अभी चाबा हीला को रोकने के लिए कुछ कर पाती, पर उससे पहले ही हीला उसको एक दिन के लिए बेहोश करके वहां से सीधा पोर्ट पर चली जाती है, जहां पर थोड़ी ही देर में एबिगेल भी आने वाली थी। वहीं पहले यूनिवर्स में असल में जिस हॉस्पिटल में न्योम मौजूद था, उसमें ही खुद एबिगेल भी मौजूद होती है और ये सब असल में एडम और एबिगेल का एक परफेक्ट प्लान था। अभी जैसे तैसे पुलिस वालों को चकमा देकर एबिगेल अपने कपड़ों को बदलती है और तुरंत ही न्योम के पास जाकर उसको उसकी माँ हीला से मिलवाने का वादा कर उसको अपने साथ पोर्ट की तरफ लेकर जाने लगती है। पोर्ट पर एडम भी एक बोट लेकर उनका वेट कर रहा था, क्योंकि वो पोर्टल समंदर के अंदर ही खुलने वाला था। फिर न्योम को बोट में बिठाते ही वो लोग इमैनुअल को सिग्नल भेज देते हैं और इमैनुअल उस पोर्टल को वापस से ओपन कर देता है, जिससे फर्स्ट यूनिवर्स में फिर से बहुत जोर से भूकंप आने लग गया था, जो देखकर फर्स्ट यूनिवर्स के एलन और नाओमी अपनी बेटी एला के बेजान शरीर को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और यॉल भी अभी जल्दी से बाहर आकर चारों तरफ न्योम को ढूंढना चालू कर चुका था। पर जब न्योम उसको कहीं पर भी नहीं मिलता, इसीलिए वो नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और वहीं न्योम को भी अब तक एडम और एबिगेल लेकर दूसरे डायमेंशन में हीला के पास पहुंच गए थे, जो कि न्योम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं फर्स्ट यूनिवर्स के हॉस्पिटल में चाबा भी अब तक आ गई थी, जिसको भी न्योम के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसीलिए वो जैसे तैसे यॉल को संभालते हुए उससे वादा करती है कि अब बेशक से कुछ भी हो जाए, पर वो उसके लिए न्योम को ढूंढ कर रहेगी। पर अपने वादे को निभाने में वो कामयाब हो भी पाएगी या फिर नहीं, इसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस सीरीज का सिर्फ फर्स्ट सीजन था और इस सीरीज का सेकंड सीजन कभी भी नहीं आया। पर इसके सेकंड सीजन के आने पर उसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और वैसे अगर इस सीरीज की स्टोरी ने आप लोगों के दिमाग को घुमा दिया हो तो इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।